गुड मॉर्निंग। आराधना डिग्री कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय में जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास विषय का, उसके पूरे पाठ्यक्रम जो विवरण है उसको ऊपर पूरा एक बार नजर डालते हैं। और इसके अलावा पूरा प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को कैसे डिवाइड किया गया है, प्रश्न पत्र में कितने अंक का प्रश्न पत्र होगा, कितने समय का होगा, दूसरा प्रत्येक यूनिट से कितने अंक आएंगे, कितने अटेंड करने हैं, उसके बारे में पूरा विवरण एक बार देखते हैं। सबसे पहले प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम विवरण इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम भारत का इतिहास, जो प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक है। प्रारंभ से मतलब का पाषाण काल से यानी आदि मानव से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक के इतिहास तक का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि जो पूरा प्रश्न पत्र है उसको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र को, और कुल अंक उसके 6 होंगे। यानी इतिहास विषय 200 अंक की होगी, उसमें से उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे 100 के। प्रथम प्रश्न पत्र भी 100 अंक का और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक का। जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो पूरा 5 इकाई में विभाजित किया गया है, यानी 5 यूनिट्स में पूरे पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। प्रत्येक यूनिट से जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स का विश्लेषण अपन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले जो प्रथम इकाई है उसमें इतिहास जानने के स्रोत होंगे। इतिहास जानने के जो स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, अभिलेख भी हो सकते हैं, ताम्रपत्र भी हो सकते हैं, मोहरे भी हो सकते हैं, मृदवाण भी हो सकते हैं। उन सब के बारे में पूरा इतिहास के बारे में जानकारी के लिए, लेकिन ये सब पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, यानी जो प्राचीन इतिहास है उसी के संदर्भ में है। इसके अलावा प्रथम इकाई में पाषाणकालीन संस्कृति पूरी दी हुई है, जिसमें पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाणकालीन संस्कृति, और इसके बाद उत्तरोत्तर काल में आते हैं तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का भी विवरण प्रथम इकाई में दिया गया है। तो यानी प्रथम इकाई में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और इतिहास की जानकारी के स्रोतों का वर्णन किया गया है। जो इकाई सेकंड है वो ताम्र पाषाण काल के बाद के इतिहास में नजर मतलब पूरा फोकस कर रही है। उसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे, स्पेशली हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं में अपन नगर नियोजन पढ़ेंगे, जिसमें मोहनजोदड़ो का उल्लेख सबसे ज्यादा होगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और इसके जो पतन हुआ उस पतन के कारण क्या थे, ये दोनों इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा वैदिक राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, इसके अलावा भारत में लोक युग की जो संस्कृति है उसकी पूरी स्टडी करेंगे, और उत्तर व दक्षिण में जो महापाषाण युग से संबंधित जितने घटनाक्रम हुए हैं उनका अध्ययन इकाई द्वितीय में करेंगे। 2 इकाइयों के बाद में जब तीसरी इकाई में जाएंगे तो तीसरी इकाई में चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश प्रारंभिक काल, घनानंद की मृत्यु से लेकर के प्रारंभ हो जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी विजय और प्रशासन। इसके अलावा अशोक का धर्म और प्रचार, मौर्य कला पूरी दी हुई है, मौर्य कला और स्थापत्य, पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदमन, कनिष्क एवं गौतमीपुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन। ये जो 4 कैरेक्टर है, इन 4 चरित्रों का जो वर्णन है, इनमें से 2 चरित्र परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी 2 व्यक्तित्व का मूल्यांकन पूछा जाएगा। पुष्यमित्र शुंग, रुद्रदमन, कनिष्क और गौतमीपुत्र सातकर्णी में से 2, और दोनों में से एक करना है अथवा में होगा, अल्टरनेट आएगा। फिर इकाई चतुर्थ अगर देखें तो चतुर्थ इकाई में क्या है, प्रारंभिक गुप्त शासकों का वर्णन है, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त का वर्णन डिटेल से दिया गया है। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ उस पतन के कारण क्या थे, तो उन कारणों का उल्लेख किया गया है। फिर गुप्त कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, धर्म एवं विज्ञान से संबंधित पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इकाई चतुर्थ में है। इकाई जो पंचम है उस पंचम इकाई में गुप्त प्रशासन दिया हुआ है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल, अगर बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं गुप्त काल में तो ये ज्यादा नंबर को कवर करेगा, क्योंकि इनको 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। चतुर्थ यूनिट पूरी गुप्त काल की है, दूसरा पंचम यूनिट में भी गुप्त काल जो प्रशासन है वो पंचम यूनिट में भी दिया हुआ है, यानी 2 यूनिटों में ये अपना प्रतिनिधित्व दे रही है। तो गुप्त प्रशासन, इसके बाद हर्षवर्धन, यानी जो पुष्यभूति वंश आएगा उसका हर्षवर्धन का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति में साउथ इंडिया में चले जाएंगे अपन फिर, तो भारतीय संस्कृति में चोल, चालुक्य और पल्लवों का जो योगदान है उस योगदान के बारे में 5 यूनिट में दिया हुआ है। इसके अलावा सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, भारत में क्या हुआ कि एक प्रकार से देखें तो जब गुप्त काल का पतन हो गया तो गुप्त काल के बाद में भारत में सर्वोच्च शक्ति स्थल जो था वो कन्नौज था। तो कहते हैं जब तक पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन जीवित था तब तक सत्ता का एकमात्र केंद्र बना रहा, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत कहते हैं कि डिवाइड हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, छोटे छोटे सामंतवाद पैदा हो गया। तब जो कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ उस समय पूरे भारत में अगर देखा जाए
स्पर्धा में जो कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ, उसी संघर्ष को इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिवर्गीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो पूरा का पूरा 5 मिनट में दिया हुआ है। इसके अलावा मिहिर भोज प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहारों में एक राजा का मिहिर भोज, उसका उल्लेख किया गया है। अंतिम क्षण में आएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसके अलावा गजनवी और गोरी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब यूनिट 5 में दिए गए। इस प्रकार जो प्रथम प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक, उसे पूरा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। 5 इकाइयों में डिटेल्स वाइज कंटिन्यूअस सीक्वेंस में ये दिए हैं कालक्रम के हिसाब से। पहले शुरुआती काल पाषाण काल का, फिर हड़प्पा वैदिक दिया, इसके बाद मौर्य वंश दिया, फिर गुप्त वंश दिया, गुप्त के बाद उत्तरोत्तर काल तक पृथ्वीराज चौहान तक का जो इतिहास दिया वो 5 यूनिट में बराबर रूप से विभाजित कर दिया गया है। तो ये तो आपका एक प्रकार से पाठ्यक्रम है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके अलावा देखें तो ये तो सिर्फ पाठ्यक्रम का विवरण था। अब इसके अलावा प्रश्न पत्र को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो एक बार प्रश्न पत्र पर नजर डाल देते हैं। जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होगा, जिसका मैंने समय पहले बताया। उसका टोटल जो समय है वो 3 घंटे का होगा। जो कुल अंक है वो 100 होंगे, यानी पूर्णांक 100 नंबर का होगा। 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें खंड यानी खंड ए, खंड बी और खंड सी। जो खंड ए दे रखा है उसकी अगर डिटेल से चर्चा करें तो खंड ए में अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या कुल 10 प्रश्न होंगे। खंड ब में देखा जाए तो खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न कुल 10 आएंगे, जिसमें से आपको 5 कर रहे हैं। जो 5 क्वेश्चन होंगे उनमें प्रत्येक जो 10 क्वेश्चन है उसमें यूनिट वाइज दिए हुए होंगे, यानी प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे और दोनों में अथवा दिया हुआ है, अल्टरनेट आपके पास एक चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यूनिट वाइज 10 में से 5 नहीं करने, प्रत्येक यूनिट वाइज प्रश्न होंगे। जैसे पहले आएगा इकाई प्रथम, तो इकाई फर्स्ट में 2 सवाल होंगे, 1 और 2, इनका अथवा होगा। फिर इकाई सेकंड, इसमें भी 2 सवाल होंगे, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में अथवा वाले सवाल होंगे। इसमें से कोई एक सवाल आपको करना है, यानी इकाई फर्स्ट में से भी दोनों में से कोई एक करना है और सेकंड में से भी दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे नहीं है कि प्रारंभ के 5 कर लिए, नीचे वाले 5 छोड़ दिए। यूनिट वाइज आपको करना है। टोटल क्वेश्चन तो 10 ही होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न होंगे लघुत्रात्मक, उन दोनों में से कोई एक करना है। यानी हर एक यूनिट को आपको इंक्लूड तो करना ही है, हर एक यूनिट को अटेंड करनी है और हर यूनिट में से एक सवाल करना है। यानी हर एक यूनिट से 2 सवाल दिए हुए होंगे और दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना है। इस प्रकार 5 यूनिट से एक सवाल हो जाएगा। जो खंड सी है उसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे। जो खंड सी में निबंधात्मक प्रश्न है वो टोटल 5 है। 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों में से आपको कोई 3 करने
यानी अटेंड आपको 3 प्रश्न ही करने होंगे। ये 15 नंबर के होंगे। एक बार वापस बता देता हूँ, 2 अंक के होंगे खंड ए में, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 10 प्रश्न होंगे, तो 20 अंक तो ये हो गए। खंड बी में 7 अंक का एक सवाल होगा, 10 सवाल आएंगे, करने 5 ही है, और 5 करने हैं, इसका मतलब 7 और 5 बचे 35, तो ये 35 अंक के होंगे। खंड सी में एक प्रश्न 15 अंक का होगा, जो आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो अगर 15 नंबर का एक सवाल है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी यहाँ क्या है कि इकाई वाली नहीं है, यहाँ टोटल ए से लेकर 5 तक सवाल दिए हुए होंगे। इनमें आपकी जो इच्छा हो, जो आपको आते हैं, उसमें से कोई 3 आपको अटेंड करने हैं, यानी कि 5 में से कोई 3 अटेंड करने हैं, 2 छोड़ देने हैं। अब कौन से अटेंड करते हो वो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो 3 अटेंड करोगे तो 15 नंबर के 3 अंक यहाँ अटेंड कर रहे हो, तो 45 अंक ये हो गए। टोटल अंक हो गए, भार देते तो टोटल अंक हो गए 100, यानी कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जो अलग अलग खंडों में 3 खंडों में डिवाइड होगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में वापस एक बार बता रहा हूँ, 10 सवाल आएंगे, 10 के 10 अटेंड करने जरूरी है, कंपलसरी है 10 से। प्रत्येक यूनिट से इसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं। खंड ए में जो 10 सवाल आएंगे, वो प्रत्येक यूनिट से 2-2 सवाल लिए जाएंगे, ताकि 5 यूनिट में अपना पूरा प्रश्न पत्र विभाजित है तो 10 सवाल हो जाएंगे। खंड बी जो है वो 7 अंक का एक सवाल होगा, उसमें 10 सवाल आएंगे, प्रत्येक यूनिट से यहाँ भी जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 2 पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना है। इस प्रकार 10 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 5 करना है, और यूनिट वाइज एक करना है। आपको ऐसे नहीं है रेफरेंस में तो 10 सवाल दिए 1 से 10 तक, तो शुरुआत के 1 से 5 कर लिए, ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। यूनिट वाइज होगा, और यूनिट में अल्टरनेट होगा, यानी अथवा का ऑप्शन यूनिट वाइज भी दिया हुआ है। पहली यूनिट अटेंड करोगे, पहली यूनिट में ही आपके 2 सवाल दिए हुए होंगे, उनमें से कोई एक करना है। सेकंड यूनिट में वापस 2 सवाल दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना है। इस प्रकार प्रत्येक यूनिट को आपको टच जरूर करना है। 7 अंक होंगे, 5 सवाल करोगे तो 35 वो हो जाएंगे। फिर जो खंड सी में आओगे, तो खंड सी में वापस आ जाएंगे, उसमें जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 500 शब्दों में उत्तर देना है इसका, 15 अंक का एक सवाल होगा, 5 प्रश्न होंगे उसमें, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न आता है उसमें, लेकिन 5 जो प्रश्न हैं, उन 5 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। और यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन सा करोगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक यूनिट से एक ही है, तो आपको कोई भी 3 अंक जो सवाल है, उन सवालों को अटेंड करना है और 2 सवाल छोड़ देने हैं। और 3 सवाल अटेंड करोगे तो आपको 15 नंबर के 3 सवाल होंगे, तो 45 नंबर ये हो जाएंगे। टोटल आपका जो डिवाइडेशन है वो 100 नंबर का हो जाएगा। ये है प्रश्न पत्र का विवरण, और वो पहले बताया वो था पूरा पाठ्यक्रम का विवरण। ये प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा। इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप यूनिट पढ़ो, तब क्या होगा कि एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट से, यानी प्रत्येक इकाई से 2 सवाल तो अति लघुत्तरात्मक होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल लघुत्तरात्मक होंगे, और प्रत्येक यूनिट से एक सवाल निबंधात्मक होगा। यानी प्रत्येक यूनिट से 5 सवाल आएंगे, क्योंकि जो सवाल आते हैं इस प्रकार देखा जाए तो 5 यूनिट में 25 सवाल हो जाते हैं, लेकिन 25 सवाल अटेंड नहीं करने, आपके जो अंक बार दिया हुआ है उसके हिसाब से रहेंगे, लेकिन प्रत्येक यूनिट से सवाल पूछे जाएंगे वो ये होंगे। जैसे 2 सवाल प्रति लघुत्तरात्मक होंगे, तो ये तो मस्ट है, यानी ये तो करने करने हैं, दोनों कंपल्सरी है। लेकिन जो लघुत्तरात्मक होंगे दोनों सवाल वो कंपल्सरी नहीं है, उनमें से प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल पूछे जरूर जाएंगे, लेकिन आपको करना भी 2 में से 1 है।
इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो निबंधात्मक होगा वो प्रत्येक यूनिट से एक ही आएगा, प्रत्येक से एक है, लेकिन करना क्या है, अटेंड टोटल में से, यानी जो टोटल 5 यूनिट से 5 वाले हैं अटेंड 3 ही करने हैं 5 में से। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जब भी स्टडी करो तब इस बात का आपको एक जोर ज्यादा देना है कि हर यूनिट से एक निबंधात्मक सवाल के लिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो एक निबंधात्मक, 2 लघुत्तरात्मक और 2 अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रकार 2 जब अतिलघुत्तरात्मक होंगे तो 5 यूनिट से 10 इसके अंक हो जाएंगे, यानी अतिलघुत्तरात्मक 10 हो जाएंगे, लघुत्तरात्मक भी 10 हो जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करने हैं। निबंधात्मक भी अगर प्रत्येक यूनिट से एक आता है तो 5 यूनिट से 5 होंगे, लेकिन करने 3 ही हैं। इस प्रकार आपके जो टोटल प्रश्न है वो 10, 5, 15 और 3 18, यानी कि आपको 18 सवाल अटेंड करने हैं। जबकि आएंगे कितने 25 में से आपको 18 अटेंड करने हैं। और उनको कैसे अटेंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। पहले वाले 10 कंपल्सरी है, दूसरे वाले जो 10 है उसमें अल्टरनेट है, 2 में से वही एक करना है प्रत्येक यूनिट को टच करते हुए। और तीसरे में क्या है, टोटल जो 5 है 5 में से कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र का विवरण है। अब क्या है, एक चीज और बतानी जरूरी है। अब क्या है, स्कूली शिक्षा से आप क्या है कॉलेज शिक्षा में आ गए। कॉलेज शिक्षा में यहाँ क्या है, पहले प्रैक्टिकल का हम देखें तो जो हाईएस्ट मार्क्स का सवाल होता था वो 6 अंक का होता था। अब यहाँ क्या है, यहाँ 6 अंक नहीं है, यहाँ हाईएस्ट 15 अंक का सवाल है। तो आप एक बार गौर कर लो, 6 और 15 में बहुत फर्क है। तीसरा बाबत थर्ड लगता है 6, इसका मतलब जितना लिखा है 6 अंक के लिए, तो जब 15 नंबर लाने हैं तो 15 नंबर के लिए लिखना भी अधिक पड़ेगा। और वहां आपको 3 घंटे 15 मिनट भी मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं। 15 मिनट जो अतिरिक्त मिलते थे वो अब यहाँ महाविद्यालय स्तर पर जो 15 मिनट अतिरिक्त मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो एक तो आपको क्या है, विस्तृत विवरण भी देना है, किसी भी चीज का विस्तृत वर्णन होगा, क्योंकि ये जो एक सवाल है ये 500 वर्ड्स में आपको देना है उत्तर, तब जाकर के इसके नंबर मिलेंगे। 500 वर्ड्स में विस्तृत वर्णन भी देना है और शुद्धता भी होनी चाहिए। अब ये जब देखा जाता है तो फिर टाइमिंग का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ आकर के आपको टाइमिंग पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा वैसे सवाल लिखने की, तब जाकर के यहाँ नंबर आएंगे। दूसरा, 12 में जो 6 अंक के पूछे जाते थे, यहाँ हाईएस्ट 15 अंक हो गए। इसमें तो जो लघुत्तरात्मक है वो भी 7 अंक के हैं, यानी 12 वालों से तो सब जो बड़े बड़े सवाल है रिटर्न टाइप के लिखित वाले वो सब बड़े बड़े हैं, सिर्फ छोटे सवाल 2-2 नंबर के हैं जिसको आपको डायरेक्टली उत्तर देना है। जितना पूछा जाए उसके हिसाब से उसको उत्तर फॉलो करना है। तो इस प्रकार 12 से थोड़ा सा जो अगर पाठ्यक्रम भी देखें और प्रश्न पत्र का जो पूरा सार देखने जाए तो वो थोड़ा सा हट करके है, लिखना भी ज्यादा है, टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना है और शुद्धता का भी ध्यान देना है, तब जाकर के यहाँ थोड़े बहुत नंबरों की गुंजाइश रहेगी। दूसरी चीज, 12 में क्या था, आपके आंतरिक मूल्यांकन होता था। यानी 77 मार्क्स होते थे वो 20 अंक जाते थे और 80 नंबर का प्रश्न पत्र होता था। टोटल 100 अंक होते थे और वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिहाज से देखें तो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो आपके 33 नंबर थे, यानी पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 33 नंबर लाने होते थे, उसमें से 17 अंक जो जाते थे वो बहुत बड़ी हेल्प कर देते थे। लेकिन अब चीजें हट गई, जैसे ही कॉलेज लेवल में आओगे ये चीज हट जाएगी। अब क्या पूरा प्रश्न पत्र ही 100 का होगा। दूसरा विशेष ध्यान देना है, यहाँ जो न्यूनतम उत्तीर्णांक थे वो 33 थे, लेकिन अब 33 से हटा करके यहाँ जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 36 हो गए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री का सिर्फ एक नंबर नहीं होता, प्रत्येक जो ऐच्छिक विषय है, प्रत्येक ऐसे विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, दोनों 100-100 के होंगे, यानी कि इतिहास के 2 प्रश्न पत्र मिलकर के 200 अंक के होंगे। और 200 जो अंक होंगे उन 200 में से आपको पासिंग मार्क्स 72 लानी है, 100 में से 36 लाने हैं तो 200 में से 72, जो 72 क्रॉस करता है वो पास माना जाएगा। बाकी वाले बच्चे पास, यानी सबका सब आपकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करेगा, खुद को स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये भी नहीं है कि भाई आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से भी नंबर चले जाए, अब पूरा का पूरा आपको खुद को कवर करना है। दूसरा 33 से बढ़कर के 36 भी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर अगर इसी को परसेंटेज
जिसकी 60% या एबोव है वो फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी देखा जाए तो प्रथम श्रेणी। जिसके 48 से 59.99 तक है वो द्वितीय श्रेणी में माना जाएगा। और जिसके 36 से 47.99% तक है वो तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण माना जाएगा। जबकि बाद में बोर्ड में थोड़ा सा अलग था, वहाँ सेकेंड डिवीजन 45 तक था या 48 तक है, और वहाँ 33 से 45 तक थर्ड डिवीजन होता था। तो ये आपकी डिग्री वो श्रेणी है, वो श्रेणी निर्धारक जितने अंक होते हैं वो श्रेणी निर्धारक अंक हो गई। इसके अलावा इसमें एक विशेष जो और भी देना है आपको कि जो प्रश्न पत्र होंगे टोटल, जैसे बाद की क्लास में अलग होता था, यहाँ क्या बजाना है, यहाँ आपके अनिवार्य जो विषय है वो 2 होंगे, जबकि जो ऐच्छिक विषय है वो 3 होंगे, यानी कि बाद के जैसा का जैसे। बट यहाँ पे जो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय जो 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र है वो होगा सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी, यानी बाद में जो अंग्रेजी और हिंदी कंपल्सरी होते थे वो मस्ट थे, दैनिक दैनिक दोनों अटेंड करने होते थे। या आपके पास एक चॉइस है, आप चाहो तो सामान्य हिंदी ले सकते हो और आप चाहो तो सामान्य अंग्रेजी ले सकते हो, यानी दोनों में से कोई एक चीज विषय है वो सिलेक्ट करनी है, वो आपका कंपल्सरी पेपर होगा। लेकिन होंगे 2 पेपर, अब दूसरा पेपर कौन सा है तो वो होगा पर्यावरण पेपर। अब पर्यावरण तो मस्ट है, इसमें तो कोई ऑप्शंस है नहीं। इन दोनों में ऑप्शंस दे रखे हैं, या तो सामान्य हिंदी लो या सामान्य अंग्रेजी लो, दोनों नहीं ले सकते। इसका मतलब यहाँ से आकर के थोड़ी सी चीज अलग हो गई। दूसरा जो ऐच्छिक विषय आप 3 चॉइस कर रहे हो वो तो आपके तीनों वर्षों के लिए बराबर अंकों के लिए रहेगी। दूसरी ये जो कंपल्सरी विषय है, पहले में क्या होता था कि कंपल्सरी विषय के जो अंक होते थे, आप जितने इसमें मार्क्स लाते हो वो मार्क्स पूरे के पूरे काउंट होते थे। अब इसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे, इसमें आपको दोनों में 36 लाने हैं, यानी पास होना जरूरी है। लेकिन आप अगर 80 नंबर भी लाते हो इसके, तो इसके जो अंक होते हैं वो टोटल अंकों में जोड़े नहीं जाते, यानी वो आपके परसेंटेज में जोड़े नहीं जाते। इनको पास करने के लिए जरूरी है, यानी ये सिर्फ आपको कंपल्सरी विषय पास करनी है। और इनका क्या होता है कि अगर प्रथम वर्ष में ये पास कर लोगे आप दोनों विषय, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके वापिस जो कंपल्सरी विषय है वो आपके सोल्व नहीं होगी। तब आपको सिर्फ 3 पेपर की स्टडी करनी है, यानी 3 विषय की स्टडी करनी है, टोटल 6 पेपर होंगे, यानी प्रत्येक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसे हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस सेकंड, ज्योग्राफी फर्स्ट, ज्योग्राफी सेकंड। इस प्रकार 3 विषय होंगे और वो तीनों विषय ही 3 साल के लिए चलेगी। कंपल्सरी विषय प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण करते ही ये हट जाएगी, न तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन हाँ मार्क्स भी जुड़ेंगे तो ये भी याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पास नहीं हो, पास नहीं हुए तो वापस में बैक आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको पास करना भी जरूरी है और मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, इसलिए ऐसे इनकी भी तैयारी साथ में करनी जरूरी है। तो ये दोनों कंपल्सरी पेपर होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कल अपन इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके पूरे पाठ्यक्रम